हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसका हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके पहले वो देख लो। तो देखो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में चैप्टर के हम लोग को कुछ फ्लोरा एंड फौना की इमेजेस दिए हैं। फ्लोरा मतलब जो भी प्लांट लाइफ है, फौना मतलब सारी एनिमल लाइफ के फ़ोटोज़ हम लोग को दिए और हम लोग को इन लोग को आइडेंटिफाई करने बोला। ये तो हम लोग को पता ही है कि ये सब आइडेंटिफाई कैसे करना है। इसका नाम है शायद से कटेचू। ये जो यहाँ पे दिया है ट्री, और फिर ये तो हमारा शायद से जैगुआर है, ये एनाकोंडा या पाइथन रहेगा ये, और फिर ये शायद से रॉबिन बर्ड है। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर यहाँ पे दिया कि कैन यू टेल द नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल शोन इन दिस फिगर। आप ये आगे की ये इसके नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वेयर हैव यू सीन दिस प्लांट्स बिफोर। ये तो हम लोग को इंडिया में देखने को मिलते नहीं है। ये भी मुझे लगता है कि ये भी कटेचू नहीं है, कोई और वो स्पीशीज़ का प्लांट है जो कि इंडिया में नहीं मिलता है। नेम द फौना शोन इन द इमेज। फौना मतलब कि ये जो एनिमल्स है सारे, इनके बारे में। ये सब के सब शायद से ब्राज़ील में ही मिलते हैं हम लोग को। वेयर हैव यू सीन देम बिफोर। अब इंडिया में तो मिलते नहीं है तो हम लोग इंडिया में इसको देख नहीं सकते, तो ये ब्राज़ील में ही हम लोग को कहीं टीवी में दिखे रहेंगे, डिस्कवरी है कहीं पे। हम लोग को आपने देखा रहेगा कि अमेज़ॉन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है सारे टीवी चैनल्स पे, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा रहेगा इन सारे एनिमल्स को। यू माइट हैव रिकॉग्नाइज द स्पीशीज शोन अबव एंड डिस्कस्ड अबाउट देम। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो डिस्कस। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज कलर थोड़ा बेटर रहेगा, इसके लिए मैं इसको ऑरेंज कलर पे चेंज कर लेता हूँ। तो देखो, बिकॉज देर इज़ सिमिलैरिटी बिटवीन देम एंड मैनी अदर इंडियन स्पीशीज़। तो देखो इंडिया में भी हम लोग को थोड़े चीता देखने को मिल जाते हैं, और फिर ये सारे में तो हम लोग को उतना मालूम नहीं पड़ता कि कोई सिमिलैरिटीज़ है कि नहीं, क्योंकि इंडिया में तो एनाकोंडास भी नहीं मिलते, पाइथन्स भी नहीं मिलते। पर हो सकता है कि इस बुक में आपको कनेक्शन देने के लिए ऐसा लिखा है। बट दी स्पीशीज़ आर फाउंड इन ब्राज़ील। हाँ, तो देखो ये सारी की सारी स्पीशीज़ ब्राज़ील में ही मिलती है, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादातर इंडिया में ऐसे जानवर को देखा नहीं है। लुक फॉर देयर नेम्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वेराइटी ऑफ फ्लोरा फाउंड इन ब्राज़ील। तो देखो ये चैप्टर में हम लोग ब्राज़ील और इंडिया की जो भी सारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, मतलब कि ब्राज़ील के अंदर कौन से पार्ट में कौन से हम लोग को प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और वही रीजन में कौन से एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, ये हम इंडिया और ब्राज़ील को कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्राज़ील की फ्लोरा पढ़ने वाले हैं, मतलब वहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है। तो यहाँ पे देखते क्या दिया। इन फिगर 5.2 रेनफॉल फ्लोरा एंड फौना ऑफ ब्राज़ील हैज़ बीन शोन इन द क्रॉस प्रोफाइल अलॉन्ग विथ फिजियोग्राफी। तो देखो यहाँ पे हम लोग को ब्राज़ील का एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके एंड रीजन तक का हम लोग को एक मैप बना के दे दिया है। एक मैप नहीं, आप एक मॉडल बोल सकते हो, वो बना के दे दिया है। वहाँ पे कौन से फ्लोरा मतलब कौन से एनिमल्स मिलते हैं, और कौन से टाइप के फॉरेस्ट वहाँ पे मिलते हैं, मतलब कि वहाँ की फौना मतलब कि कौन से एनिमल्स मिलते हैं, और फ्लोरा मतलब कौन से टाइप के वहाँ पे फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये सब हम लोग को यहाँ पे बताया गया है। तो देखो सबसे पहले एक बार चैप्टर 4 में भी हम लोग को ऐसा एक डायग्राम मिला था, फिर मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम हम लोग ने कैसे दिखाया है। ये समझ लो गयाना हाईलैंड, मतलब कि मैं आपको बता दूँ कहाँ से कहाँ तक है। मतलब मान लो ये जो है ये ब्राज़ील है, इतना पार्ट जो है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। देखो मान लो जो इतना बड़ा रीजन है ये ब्राज़ील है। तो देखो थोड़ा बहुत ब्राज़ील जैसा तो दिख रहा है। ये ब्राज़ील में गयाना हाईलैंड्स यहाँ पर लोकेटेड है, और फिर लास्ट का यहाँ पे रीजन क्या दिया गया है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। तो देखो ब्राज़ीलियन हाईलैंड का एंड रीजन यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर। तो देखो तो इन लोग ने क्या किया है, एक ऐसा ब्राज़ील का इतना टुकड़ा समझ लो इन लोग ने काट लिया और फिर यहाँ पे लाके रख दिया उसको सीधा करके। तो देखो गयाना हाईलैंड यहाँ से शुरू हो रहे हैं, फिर बीच में हम लोग को अमेज़न बेसिन, इस रीजन में हम लोग को अमेज़न बेसिन देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। फिर हम लोग को उसके बाद पराना पैराग्वे बेसिन भी देखने को मिलता है जो कि शायद थोड़े से इधर लोकेटेड होते हैं, और फिर लास्ट इस रीजन में हम लोग को ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का एंड देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे वो भी दिखाया है। तो आप ये मान सकते हो कि ब्राज़ील का इतना पार्ट इन लोग ने काट के इसको सीधा यहाँ पे ऐसे रख दिया है, और ये इसकी लेंथ भी कुछ
400 से लेकर 3000 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। मतलब कि ये पूरे ब्राज़ील को ऐसे ही कवर कर सकता है। तो चलो अभी देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग को वो रीजन दिया है जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे जो रेनफॉल है वो होती है 1600 mm की। तो देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं, पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़े कम घने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है और रेनफॉल थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे हम लोग को कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एप्स, मतलब कि बंदर और रेप्टाइल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अमेज़न बेसिन के रीजन में, ये तो हो गया गयाना हाईलैंड। अभी अमेज़न बेसिन रीजन में जो हम लोग को फॉरेस्ट मिलता है वो होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और एवरेज रेनफॉल है 2000 mm एनुअल रेनफॉल। और यहाँ पे जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं अर्बोरियल एक्वेटिक एनिमल्स। तो देखो अर्बोरियल मतलब भी वही एनिमल होता है जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, और एक्वेटिक में एनिमल तो आपको पता है इसका मतलब होता है जो पानी में रहते हैं। और फिर देखो थोड़ा सा आगे जब हम लोग गयाना हाईलैंड्स के नज़दीक जाने लगेंगे तो हम लोग को रेनफॉल कम देखने को मिलेगी, जहाँ पे डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। जो भी रीजन में 1500 या फिर उससे कम ऑफ रेनफॉल मिलती है, उस रीजन में डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और उस रीजन में हम लोग को ग्रासलैंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डियर्स, लायंस, टाइगर्स, ऐसे एनिमल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और फिर आगे दिया, जब थोड़ा और आगे जाएंगे लोग एकदम ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के पास आ जाएंगे, वहाँ पे 600 mm ऑफ रेनफॉल, मतलब बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को थॉर्नी और श्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। और इस टाइप के फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन रहते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं, मतलब कि सांप और या फिर एलिगेटर्स रहते रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो लोग ड्राई क्लाइमेट में ही रहते हैं ज़्यादातर। और फिर ग्रासलैंड एनिमल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे एलिफेंट, डियर्स, टाइगर्स, वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं। आपने देखा रहेगा टीवी में अगर कि लायन या फिर टाइगर तो हो सकते फॉरेस्ट में रहते हैं, टाइगर इन ग्रासलैंड रीजन्स में नहीं रहते। आपने लायन, चीता, लेपर्ड को देखा रहेगा, वो जो जगह पे रहते हैं वहाँ पे एकदम सूखी सूखी पेड़ पत्ते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग टेम्परेट रीजन में रहते हैं, मतलब जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा गर्म होता है। फिर इसके आगे तो आगे हम लोग का कोस्टल रीजन, जहाँ पे 1200 mm ऑफ रेनफॉल मिलती है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, पर हो सकता है एग्ज़ाम में आपको टीचर पूछ सकती है, तो आप ये सब अच्छे से पढ़ लेना। फिर चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। द चेंज अकरिंग इन द अबव एलिमेंट वाइल गोइंग फ्रॉम The change occurring in the above elements while going from north to south is clearly seen here. तो ये देखो हम लोग को पूरा चेंज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा थी तो हम लोग को एप्स देखने को मिले, फिर रेप्टाइल्स देखने को मिले, और ढेर सारे अर्बोरियल एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिले। फिर यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाते हुए, मतलब ऊपर से नीचे, ऐसे ब्राज़ील के ऊपर से नीचे जाते हुए हम लोग को कितने सारे डिफरेंसेस देखने को मिले कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल 1500 mm की थी। फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिला, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी सी बढ़ गई। फिर आगे जाके रेनफॉल वापस कम हो गई तो हम लोग को डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिला, जहाँ पे ग्रासलैंड एनिमल्स मिलते हैं। और फिर आगे जाके रेनफॉल एकदम कम हो गई, इसीलिए हम लोग को वहाँ पे रेप्टाइल और ग्रासलैंड एनिमल देखने को मिले। देखो ऐसे हम लोग को फ्लोरा में भी चेंज देखने को मिल गया और फोना में भी मिल गया। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक रीजन में जो भी फ्लोरा होती है वो डिपेंडेंट होती है रेनफॉल के ऊपर, और जो वहाँ की फोना, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो लोग तो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ज़्यादा प्लांट रहेंगे तो ज़्यादा एनिमल रहेंगे। तो इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं और ज़्यादा एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। तो देखो पूरे अगर आप ब्राज़ील में देखोगे तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी या फिर टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि मिलते हैं वो हम लोग को मिलते हैं हमारे अमेज़न रीजन में, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि इन ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी इन मोस्ट पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। तो देखो ब्राज़ील में जो वाइल्ड लाइफ होती है, इन ब्राज़ील रेनफॉल्स वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी। तो यहाँ पे फिजियोग्राफी से वेरी क्यों होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेनफॉल हम लोग को अमेज़न रीजन में देखने को मिलती है। और वो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन पर है और इक्वेटोरियल रीजन पे हर दिन कन्वेक्शनल रेनफॉल होती रहती है, इसीलिए वहाँ पे प्लांट सबसे ज़्यादा है। प्लांट सबसे ज़्यादा तो एनिमल्स भी सबसे ज़्यादा ही रहेंगे।
As one move away from the equator, the number of rainy days as well as the amount of rain reduces. तो देखो सबसे ज़्यादा ये इक्वेटर का रीजन था यहाँ पे जो है, जहाँ पे अमेज़न बेसिन सिचुएटेड है। फिर हम लोग जब इक्वेटर से दूर जाते गए तो आप देख सकते हो कि 2000 से कैसे रिड्यूस होके रेनफॉल 1500 हो गई, 1500 से रिड्यूस होके 1600 बन गई। फिर दिस अफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ वेजिटेशन टू। तो इसीलिए हम लोग को वेजिटेशन में भी बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं। तो फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। तो इसका एग्जांपल है हमारे अमेज़न बेसिन रीजन, क्योंकि वहाँ पे पूरे साल रेनफॉल होती है और ब्राज़ील में भी सबसे ज़्यादा रेनफॉल का रीजन वही है, इसीलिए हम लोग को वहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। In region which receive rainfall only certain seasons, the density of vegetation reduces. Instead of forest, various type of grasses, short shrubs and thorny vegetation is found. तो वो रीजन जहाँ पे हम लोग को रेनफॉल सिर्फ कोई सीजन्स में मिलती है, वहाँ पे रेनफॉल की जो अमाउंट रहता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और जब प्लांट्स को रेनफॉल ज़्यादा नहीं मिलेगी तो वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और कभी कभी फॉरेस्ट की जगह हम लोग को ग्रासेस, शॉर्ट श्रब्स और थॉर्नी वेजिटेशन देखने को मिलती है। थॉर्नी वेजिटेशन इंडिकेटर होता है, अगर कोई भी रीजन में आपको थॉर्नी वेजिटेशन मतलब कि कोई भी एक ऐसा प्लांट दिख रहा है और अगर उसको पत्ती की जगह कांटे ऐसे निकले हुए हैं, या फिर कैक्टस भी आप बोल सकते हो, कैक्टस के ऊपर ऐसे कांटे निकले होते हैं, ऐसे कांटे निकले हुए रहते हैं, तो आप खाली उस पेड़ को देख के बोल सकते हो कि ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो रेनफॉल होती है। मतलब कितनी लो, 500 mm या 600 mm की रेनफॉल या फिर उससे भी लो रेनफॉल यहाँ पे होती है इस रीजन में। आगे दिया है कि ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्राज़ील के पास पूरी दुनिया में कंपेयर्ड सबसे ज़्यादा बड़े रेन फॉरेस्ट होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्राज़ील ही एक ऐसी कंट्री है जो एकदम ज़्यादा इक्वेटर के पास लाई करती है, और वहाँ पे रेनफॉल भी हम लोग को बहुत ज़्यादा फेवरेबल देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर आप चले जाओ तो सबसे ज़्यादा प्लांट्स आपको इक्वेटोरियल रीजन में ही देखने को मिलेंगे और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे एनिमल्स तो ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। जब कोई रीजन में प्लांट्स ही नहीं होंगे तो एनिमल कहाँ से आएंगे वहाँ पे। फिर दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन एंड सेमी एवरग्रीन एरिड एट्सेट्रा। तो ज़्यादातर तो इसकी ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही रहती है, और कुछ हमें सेमी एवरग्रीन और एरिड रीजन में भी देखने को मिल जाती है। और फिर वन कैन फाइंड ट्रीज लाइक पाओ ब्राज़ील, रबर, महोगनी, रोजवुड एंड अ वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स। तो ये ढेर सारे टाइप है ट्रीज़ के जो कि हम लोग को ब्राज़ील में मिलते हैं। और फिर पाओ ब्राज़ील तो एक पेड़ का नाम है, और इसी पेड़ से ब्राज़ील का नाम पड़ा है, पाओ ब्राज़ील। तो देखो ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील नाम इसी पेड़ के नाम से आया है। So because of the evergreen rainforest in Brazil, there is a large amount of oxygen that is released in the environment. This helps to reduce the carbon dioxide level. Therefore, the rainforests are rightly called as the lungs of the world. तो देखो, क्योंकि जो ब्राज़ील के पास पूरी दुनिया में कंपेयर्ड सबसे ज़्यादा बड़े रेन फॉरेस्ट है, और सबसे ज़्यादा बड़े रेन फॉरेस्ट है मतलब कि इसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स है ब्राज़ील के अंदर। और आपने तो पढ़ा ही है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ और प्लांट्स रहते हैं वो लोग अपने एनवायरनमेंट से CO2 ले लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं वाटर और सनलाइट के हेल्प से। वाटर H2O प्लस सनलाइट के हेल्प से ये लोग अपना फूड बनाते हैं, और इसी प्रोसेस में इनका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कि होता है ऑक्सीजन O2। ये ऑक्सीजन ये लोग रिलीज़ करते हैं, और यही ऑक्सीजन हम एनिमल्स के लिए रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कार्बन एमिशन बढ़ चुका है, पर इसको ये लोग रिड्यूस कर सकते हैं जो ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट है। इसीलिए हम लोग ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है।
तो यहाँ पे हमारी ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ तो ख़त्म हो गई, और अभी हम लोग ब्राज़ील की वेजिटेशन ख़त्म हो गई है। तो अभी देखते हैं आगे क्या दिया। आगे दिया है इंडिया की वेजिटेशन, मतलब इंडिया के अंदर कौन से टाइप का फॉरेस्ट मिलता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैप के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्नो कैप रीजन्स ऑफ इंडिया। तो देखते हैं वेस्टर्न स्नो कैप रीजन में हम लोग को कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग को वेस्टर्न स्नो कैप रीजन ये हमारा वेस्टर्न स्नो कैप रीजन। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग को मिल रहा है ये कलर का। हम लोग देखते हैं मैप में क्या दिया, हिमालयन फॉरेस्ट। इस कलर में हम लोग को मैप के स्केल में दिया हिमालयन फॉरेस्ट। तो हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया और हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे इन द वेस्टर्न स्नो कैप रीजन्स ऑफ इंडिया हिमालयन फॉरेस्ट आर फाउंड, या फिर हिमालयन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्नो कैप रीजन ऑफ इंडिया। फिर सेकंड क्या दिया, ऑन विच कोस्ट डू यू मेनली फाइंड द कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन। सबसे पहले हम लोग को मतलब हम लोग को देखना है कि कौन से कोस्ट, दो कोस्ट है हमारे इंडिया के पास, एक तो अपना वेस्टर्न कोस्ट और एक है अपना ईस्टर्न कोस्ट। तो अभी हम लोग को ये तो आइडेंटिफाई कर लिया हम लोग ने कि कौन सी कोस्ट है, दो कोस्ट है, और फिर कौन सा फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्केल में जाएंगे और ढूंढेंगे कि कोस्टल फॉरेस्ट कहाँ दिया है। हाँ ये रहा, यहाँ पे है। और फिर देखेंगे इसका कलर क्या है, इसका कलर है ब्लू कलर। तो हम लोग को यहाँ पे इतना सा ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, पर ज़्यादा हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न कोस्ट में। देखो वेस्टर्न कोस्ट में भी है पर हम लोग को वहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। हम लोग को ये बताना है कि मैं मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं हम लोग को। तो ये देखो जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे देखने को मिला, फिर यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ। तो मेनली कहाँ पे मिला हम लोग को, ईस्टर्न कोस्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि मेनली द कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। देखो अभी आगे क्या दिया है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया इन इंडिया वाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कलर दिख रहा है वो है लाइट ग्रीन कलर। देखो इतना ज़्यादा फैला हुआ है ये हर जगह, और इसका नाम क्या है, डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन। और फिर अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि deciduous type of vegetation is deciduous type of vegetation occupy the maximum area in India। वाई अगर बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया रिसीव 1200 mm ऑफ रेनफॉल एंड deciduous टाइप ऑफ वेजिटेशन थ्राइव्स वेल इन सच टाइप ऑफ कंडीशन। एक मार्क के लिए अगर आप इतना लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर वेयर डू यू फाइंड थॉर्नियन श्रब वेजिटेशन वाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केल में कहाँ पर दिया हम लोग को थॉर्नियन श्रब वेजिटेशन, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को मोस्टली सदर्न हम लोग को इस रीजन में देखने को मिल रहा है और इस रीजन में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं थॉर्नियन श्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ गुजरात, some part of Rajasthan and some part of the middle peninsula including यहाँ पे इंक्लूडिंग मेघालय, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और फिर वाई, अगर वाई पूछेंगे तो लोग बोलेंगे बिकॉज दिस रीजन रिसीव लेस देन 500 mm ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो देखो यहाँ पे तो हम लोग को गुजरात मिल गया, राजस्थान, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, और यहाँ पे हम लोग को मेघालय नहीं है, ये मध्य प्रदेश है, ये मेघालय नहीं है, मेघालय मैंने गलती से बोल दिया, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में फिर कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका और फिर कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो अभी हम लोग जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखने वाले कि फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को दिया है कि कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड होते हैं इंडिया में और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि इन रीजन्स विच रिसीव मोर देन 2000 mm ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलॉन्ग विद द अबंडेंट सनलाइट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। तो इंडिया में वो यहाँ पर है, रीजन यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर भी है और थोड़ा सा इधर भी है। जो मैं आपको इससे नहीं
इससे बताता हूँ कि कौन से रीजन में हम लोग को एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। इन रीजन्स में, ये रीजन्स में, फिर इस रीजन में और इस रीजन में। ये रीजन में क्यों देखने को मिलती है इतनी ज़्यादा रेनफॉल? क्योंकि यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स लोकेटेड है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल इस रीजन में होती है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट विंड को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है और ढेर सारी रेनफॉल करवाती है इन रीजन्स में। द लीव इन दिस फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन। द ट्रीज आर हार्डवुड, हैवी एंड ड्यूरेबल ऊपर दिया है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लीव यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे इन लोग को टेंशन नहीं होता है कि लीव इन लोगों की कितनी भी बड़ी रहे, अगर इनका वाटर लूज़ हो गया तो उसी दिन इन लोग को वापस बारिश से पानी पूरा मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है और बड़ी होती है इसीलिए। वही अगर आप कोई गर्म जगह पे देखोगे तो या तो उन लोग की लीफ एकदम पतली छोटी सी रहेगी, या तो लीफ होगी नहीं, लीफ की जगह उन लोग को कांटे होंगे ताकि वो कम से कम वाटर लूज़ कर पाए गर्मी के टाइम पे। और ऐसी जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं उन लोग को तो कोई टेंशन नहीं रहता कि उन लोग को वैसे भी पानी मिलता रहता है। और यहाँ पे जो वुड रहती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है। ये देखो कुछ ऐसे पेड़ है। फिर ये जो वुड होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड, ड्यूरेबल और हैवी होती है, क्योंकि इनको वैसे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलते रहते हैं। देखो एग्जांपल्स में दिए, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि इंडिया में जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ मिलते हैं उसके एग्जांपल है महोगनी, रोजवुड, रबर एट्सेट्रा। ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। फिर ऑल्सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रीपर्स फाउंड हियर। यहाँ पे क्रीपर्स भी देखने को मिलते हैं और हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन्हीं फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। तो ऐसा कोई भी रीजन अगर आप वर्ल्ड का देख लोगे तो वहाँ पे हाईएस्ट जो भी हम लोग को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलती है। क्योंकि ब्राज़ील में भी हम लोग को अमेजोन फॉरेस्ट में ही सबसे ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली थी। इन द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 to 2000 mm इन इंडिया डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड। वो रीजन जहाँ पे हम लोग को 1000 से 2000 mm की रेनफॉल देखने को मिलती है वहाँ पे हम लोग को डेसिडुअस वेजिटेशन मतलब कि डेसिडुअस टाइप ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इन ड्राई सीजन्स द ट्रीज शेड देयर लीव्स सो दैट द वाटर इज़ नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। तो देखो यहाँ पे ऐसा दिया है कि इंडिया में ज़्यादातर तो यही रीजन है डेसिडुअस टाइप ऑफ रीजन, मतलब कि इन रीजन्स में जब बारिश का मौसम आता है तभी यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है, वरना यहाँ पे गर्मी ही रहती है। मतलब कि विंटर के टाइम पे तो विंटर आ जाता है, समर के टाइम पे समर जहाँ पे कड़ी धूप निकलती है, और सिर्फ बारिश के मौसम में इन्हें बारिश मिलती है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जब रेनी सीजन आ जाता है तो ये पेड़, आपने हो सकता है ऐसे पेड़ को देखा भी रहे बहुत सारी जगह कि बारिश के टाइम पे इनके पास भर भर के पत्तियाँ आ जाती है, एकदम ढेर सारी पत्तियाँ इनके पास भर भर के आ जाती है जब बारिश का टाइम होता है। बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं लोग पत्ते से। पर जैसे ही बारिश जाती है और समर का टाइम आ जाता है या फिर विंटर के टाइम पे भी, ये लोग विंटर के टाइम पे और समर के टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी पत्तियाँ हैं उसके लोग ऐसे नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि पत्तियों के अंदर ही तो वाटर स्टोर होके रखता है, और अगर इनके पास पत्तियाँ रहेंगी तो इनका वाटर जल्दी जल्दी लूज़ होने लगेगा। तो इसलिए ये लोग ऐसे पत्तियाँ अपनी नीचे गिरा देते हैं, मतलब ये लोग झड़ जाते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? ताकि इनके समर के टाइम पे ज़्यादा गर्मी की वजह से इनका पानी लूज़ नहीं हो। फिर एग्जाम्पल में हम लोग के पास है टीक, बैम्बू, बैनियन और पीपल। ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं सारे। और पीपल regions that receive less than 500 mm of rainfall and experience dry summer for a long period in India। यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है? थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस अगर आप रीड करोगे देखो, रीजन्स दैट रिसीव लेस देन 500 mm ऑफ रेनफॉल एंड एक्सपीरियंस ड्राई समर फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन इंडिया। सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं बना। मतलब ये लोग क्या बताना चाहते हैं कि इंडिया में वो रीजन जहाँ पे 500 mm से कम रेनफॉल मिलती है वही रीजन में हमें ड्राई समर्स देखने को मिलते हैं और थॉर्नी और श्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन भी मिलती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों इन लोग ने सेंटेंस लिखा है, पर तो भी हम लोग ने समझ लिया इसका मतलब।
द लीव्स आर इन स्मॉल साइज, फॉर एग्जाम्पल कटेचू, अशेसिया, खेजरी एंड वेराइटीज़ ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा एंड अगेवे। तो देखो अगर आप ये सारे के सारे जो प्लांट्स है या थॉर्नी श्रब्स है, अगर आप इनके नाम को गूगल पे टाइप करोगे, इनकी फ़ोटोज़ देखोगे, तो या तो इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लीव्स रहते हैं या तो कांटे रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि इनके पास तो वैसे भी रेयरली इन्हें साल में 1 या 2 बार रेनफॉल देखने को मिल जाती है, इसके लिए ये लोग के सरफेस के ऊपर ऐसे कांटे होते हैं और कांटे के अंदर से वाटर इवेपोरेट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये लोग ऐसे अपने आप को अडेप्ट कर लिए है कि जब अगर बारिश ज़्यादातर टाइम नहीं भी रहे तो ये लोग अपना वाटर लूज़ नहीं करेंगे। इन स्वम्पी एरियाज, एस्चुरीज एंड लगून्स, तो देखो वहाँ पे हम लोग का थॉर्नी वेजिटेशन हो गया। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं कोस्टल वेजिटेशन। इन स्वम्पी एरियाज, एस्चुरीज एंड लगून्स नियर कोस्टल एरियाज हैविंग सलाइन सॉइल, मतलब कि सॉल्टी सॉइल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड। मतलब कि जो भी कोस्ट मतलब समुंदर के पास थोड़ी सी जो भी जगह होती है वहाँ पे हम लोग को कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर ये जो सारे रीजन्स है ये तो कोस्ट के ही पास है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। आगे दिया है कि दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स और सुंदरबंस इन इंडिया। तो इंडिया में हम लोग इन कोस्टल फॉरेस्ट को या तो मैंग्रोव बुलाते हैं या तो सुंदरबन बुलाते हैं। सुंदरबन ज़्यादा कॉमन है। फिर द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज़ ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल। तो यहाँ पे ऑयली ट्री क्यों रहते हैं? ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को विथस्टैंड कर पाए, और ड्यूरेबल भी ये लोग रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वाटर को होल्ड करके रखते हैं और वहाँ पे जो भी गांव रहता है उसको बचा सकते हैं ये लोग अपने मतलब अपने जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन लोग के अंदर रहती है, इससे लोग वाटर को होल्ड कर लेते हैं और बाढ़ का जो पानी रहता है वो गाँव में कभी कभी नहीं आता है इनकी वजह से। फिर इन इंडिया हिमालय, इन द इंडियन हिमालयस देर आर 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। तो इंडिया में एल्टीट्यूड के ऊपर इंडियन हिमालयाज़ में 3 टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एक टाइप का फॉरेस्ट सबसे ऊपर रहता है, फिर उसके नीचे वाले लेवल पे एक टाइप का फॉरेस्ट, और एक और फॉरेस्ट जो सबसे नीचे लेवल पे रहता है। तो हम लोग अभी वही देखने वाले हैं कि तीनों पे कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं। इन एरियाज लोकेटेड एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर प्रेजेंट। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड ट्रीज़ रहते हैं वो होते हैं सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज। मतलब सीज़न आने पर ये लोग अपने फ्लावर्स को ब्लूम करते हैं और वो सीज़न चले जाता है तो ये लोग पूरे के पूरे श्रेड हो जाते हैं। इन द रीजन सेट मीडियम एल्टीट्यूड कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, डियोडार फिर आर फाउंड। मतलब कि ये ट्रीज़ थोड़े ऐसे होते हैं जो कि मीडियम लेवल पे लोकेटेड रहते हैं, वो ट्रीज़ थोड़े ऐसे दिखते हैं। तो आपने इन ट्रीज़ को तो देखा ही रहेगा। ये ट्रीज ऐसे क्यों रहते हैं? ताकि तो देखो अगर कोई एक ट्री है, ऐसा ट्री है, तो फिर इसके ऊपर बर्फ़ गिरी तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी बर्फ़ में इसकी पूरी की पूरी लीफ ढक जाएगी, ऐसे बर्फ़ में ढक जाएगी। तो फिर जब इसकी लीफ बर्फ़ में ढक जाएगी तो फिर ये फ़ोटोसिंथेसिस कहाँ से कर पाएगा? और यहाँ पे अगर इसके ऊपर बर्फ़ गिरी तो वो सीधा का सीधा नीचे गिर जाएगी, ऐसे स्लाइड होके नीचे चली जाएगी बर्फ़। तो इससे क्या होगा, इनकी लीफ के ऊपर बर्फ़ भी नहीं जमेगी और ये लोग फ़ोटोसिंथेसिस भी आराम से कर पाएंगे। और फिर फुटहिल्स पे मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, फिर जो कि इंक्लूड करते हैं बोथ कॉनिफेरस एंड डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो मतलब कि जो डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में जो भी हम लोग को ट्रीज़ देखने को मिलते हैं वो भी ट्रीज़ रहते हैं, और कॉनिफेरस ट्रीज़ मतलब कि ऐसे वाले ट्रीज़ भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। कॉनिफेरस क्यों? क्योंकि ये कोन शेप रहते हैं। ये देखो ऐसे ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं, और जो डेसिडुअस रीजन में मिलते हैं वो भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। जे द प्रपोर्शन ऑफ साल ट्रीज आर हायर। तो साल ट्रीज़ क्या होते हैं? एक तरह के वो टाइप होते हैं ट्रीज़ के, जो कि हम लोग को हिमालय के फुटहिल्स पे मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का इंडिया और ब्राज़ील की वेजिटेशन ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्राज़ील और इंडिया की वाइल्ड लाइफ को कंप्लीट कर देंगे और फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया सब कुछ आपको अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।